हेलो एवं सो दोस्तों आज हम साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी की हमारी अगली क्लास है। इसमें दोस्तों आपको जो हमने शुरू की है पर्यावरण और संसाधन वाली जो यूनिट है आपकी, जैसे कि आपने सिलेबस देखा है तो सिलेबस में आपके पास ये दिया होगा। देखो यहाँ पर ये यूनिट दी है, ये हमने शुरू की है। इसमें हमने ये वाला कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन्वायरमेंट ये हमने कवर कर लिया, ये क्लास हो चुकी है। अब आज हम कौन कौन से टॉपिकों को कवर करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वही कवर करेंगे। वैसे तो इसमें बहुत बन जाता है, परंतु मैंने कुछ मिस जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हीं के ऊपर आज की क्लास रखी है। जैसे कि इसमें इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड सोसाइटी ये कवर करेंगे हम आज। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन्वायरमेंट ये करेंगे हम। उसके बाद कॉन्टेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स ये भी कवर कर लेंगे। इसमें जैसे क्राइसिस हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, इसमें कुछ कुछ बच जाते हैं, उनको बाद में करेंगे, परंतु इतने टॉपिक आज कवर कर लेंगे। एक क्लास और होगी इसके ऊपर। उसके बाद जो ये वाली यूनिट है आपकी, जिसमें कि 4 टॉपिक है, जैसे कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड वाला, इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज ये वाला, और डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट वाला, और कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट कंसर्न का ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा एक क्लास के बाद। ठीक है, इसके एमसीक्यू भी कवर करेंगे आज हम, वन लाइनर भी कवर करेंगे। इतने टॉपिक हो गए। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं जैसे कि इसमें पर्यावरण और संसाधन की बात की गई है। जैसे कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिकी तंत्र और समाज। ठीक है, दूसरा इसमें विकास और पर्यावरण, जैसे औद्योगिकरण, शहरीकरण और पर्यावरण की बात की गई है। इसमें जैसे प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास और जैसे एयर हो गया, वाटर, पानी हो गया, सॉइल हो गया, मिट्टी, इसमें दिया गया है। उसके बाद समकालीन पर्यावरणीय चिंताएं, जैसे वनों की कटाई होगी, पारिस्थितिक संकट, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, बांधों का निर्माण और उसके प्रभाव प्रभाव इसमें डैम एंड इट्स इम्पैक्ट की बात की गई है। ठीक है, बांधों का निर्माण और इसके प्रभाव, तो ये वाला छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये आपकी जियोग्राफी में भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो इसमें जो आपके सोशियोलॉजी में आएंगे टॉपिक, ये इकोलॉजी सिस्टम, ये तो साइंस में भी आ जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ये आपका इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ कवर हो जाएगा, कुछ आपका इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन आप पढ़ेंगे उसमें भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आज का हमारी क्लास, ये रहेगी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमने इसमें 15 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी वाला जो हमने पोर्शन शुरू किया था, फ्री बैच, इसमें हमने 15 टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज का हमारा 16वां टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो 16वां टॉपिक हो जाएगा आज का। इसी के साथ हमने कुछ सीरीज चलाई, जैसे कि आपको पता है हमने HPGK की 10,000 MCQ वाली सीरीज चलाई थी। इसमें 200 पेपरों का टारगेट था, हमने कवर कर लिया है। ठीक है, ये आपको क्लासेस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसी तरह से हिस्ट्री की, हमारी पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, साइंस की, हिंदी व्याकरण की है, इंग्लिश ग्रामर की है। चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो बीएड वाला सेक्शन है, इसका हमारा टारगेट है 15 टॉपिक कवर करने का। ठीक है, इसमें हमने 9 टॉपिक कवर कर लिए। इसी के साथ हमारी मिक्स सीरीज है, इसमें हम 40 पेपरों का टारगेट रखा है, 9 पेपर इसमें कवर कर लिए हैं। इसमें पूरा कंप्लीट 170 क्वेश्चनों को देखते हैं हम डायरेक्ट आंसर के साथ। सोशियोलॉजी वाली सीरीज है, ये मैक्सिमम हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एक दो क्लासेस और बचती है इसमें, तो उसके बाद आपका ये जो आपका ये कोर्स है फ्री वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने कंप्लीट कर लिया, इसमें एमसीक्यू भी कवर कर लिए, इसमें वन लाइनर भी कवर कर लिए है, और पूरा टॉपिक भी कवर कर लिया है। ठीक है, 15-20 ही टॉपिक्स इसमें मोस्ट बनते हैं। बाकी तो आपके जैसे पॉलिटी में कुछ रिलेट हो जाएंगे, कुछ इकोनॉमिक्स में रिलेट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये इन प्लेलिस्ट की जो है, जो लिंक कहाँ मिलेगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, किन के लिए हेल्पफुल रहेगी, टीजीटी और जेबीटी कमीशन के लिए, और आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज रहेगी। टेलीग्राम को हमने ज्वाइन कर लेना है। कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपना आप डाउट पूछ सकते हैं। जैसे कि कुछ एस्पिरेंट ने पूछा भी मेरे से डाउट, तो मैंने उनके क्लियर कर दिए है। आई होप उनके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम नगरीय समाज और संरचनात्मक गतिशीलता एवं उद्यमिता। ठीक है, भारत में हरित क्रांति, ये तो आपका जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आपने वहाँ से पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। शुरू करते हैं। नगर शब्द अंग्रेजी भाषा के सिटी का हिंदी रूपांतरण है। सिटी शब्द लैटिन भाषा के सिविटाइज से बना है, जिसका तात्पर्य है नागरिकता। नागरिकता, नगर केवल एक निवास का स्थान ही नहीं, वरन एक विशिष्ट पर्यावरण का सूचक भी है। यह जीवन जीने का एक विशेष ढंग और एक विशेष संस्कृति का सूचक भी है। नगरों की जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ जनघनत्व भी अधिक पाया जाता है। व्यवसायों की बहुलता
एवं भिन्नता, औपचारिक व द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, भोगवाद, भौतिकवाद, कृत्रिमता, जटिलता, व्यस्तता, गतिशीलता आदि नगरीय जीवन की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त वैकारी, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति जैसी अनेक समस्याएं भी देखने को मिलती है। नगर में परिवार, नातेदारी एवं पड़ोस का अधिक महत्व नहीं पाया जाता। ममफोर्ड का कथन है, क्या है इनका कथन? स्पष्ट अर्थों में नगर एक भौगोलिक तंतु जाल है, एक आर्थिक संगठन, एक संस्थानिक प्रक्रिया, सामाजिक क्रियाओं का मंच है, संयुक्त इकाई का एक आध्यात्मिक चिन्ह है ये। ठीक है। सोरोकिन और जिमरमैन ने नगर की अवधारणा को स्पष्ट करने की दृष्टि से 8 कारकों का आधार बनाया है। सबसे पहले इसमें उद्योग की बात की है, उसके बाद पर्यावरण, उसके बाद समुदाय का आकार, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की विषमता अथवा सजातीय, सामाजिक भेद तथा सस्तरण, गतिशीलता, अंतक्रिया की व्यवस्था। ये 8 कारकों का आधार माना है सोरोकिन और जिमरमैन ने। ठीक है। नगरवाद करेंगे बात की, नगरवाद क्या होता है? लुई विवर्त के अनुसार 1938 में प्रकाशित अपने निबंध अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ द लाइफ में नगरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नगरवाद के संरचनात्मक तत्व है बड़ा आकार, जनसंख्या का ज्यादा घनत्व तथा विजातीयता। इन तीनों कारकों के कुछ प्रतिफल भी है। बड़ी जनसंख्या के कारण नगरीय जीवन में संबंध नामहीन, अवैयक्तिक और परिवर्तनशील होते हैं। नगरीय जीवन के विभाजित तथा उपयोगवादी संबंधों के चरित्र के कारण लोग धन की होड़ में लगे रहते हैं। स्वाभाविक रूप से इस तरह की व्यवस्था में, जिसमें लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अप्रत्यक्ष संचार के साधनों जैसे समाचार पत्र, रेडियो तथा मंच आदि के द्वारा ही लोग अपने हितों की रक्षा के उपायों की अभिव्यक्त करते हैं। उसके बाद उत्प्रवास एवं नगरीकरण की बात करेंगे। गांव में नगरों की ओर व्यापक उत्प्रवास की प्रक्रिया नगरीकरण को बढ़ावा देती है। नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव नगरों की संरचना पर पड़ता है। गांव में नगरों की ओर भागने की प्रवृत्ति के कारण नगरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ गया है। भारत महानगरों जैसे कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई आदि में नगरीकरण का प्रभाव जितना तीव्र है, उस अनुपात में इसके पुनर्गठन की योजना आगे नहीं बढ़ पा रही। इन सभी महानगरों के नियोजित तथा सम्यक विकास के लिए मास्टर प्लान बने हैं तथा विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं। फिर भी इन महानगरों एवं नगरों की अनेक समस्याएं हैं। कौन कौन सी समस्याएं? नगरीकरण की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है? जैसे कि नगरीकरण में जनित निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं हैं। स्वास्थ्य की समस्या, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जैसे दिल्ली में देख रहे होंगे आजकल आप, जल प्रदूषण, शोर प्रदूषण, मानसिक रुग्णता, अनिद्रता, चिंता आदि। अपराधों में वृद्धि, जैसे कि चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, धोखाधड़ी, ठगी, बाल अपराध आदि की घटनाओं में वृद्धि। आवास की समस्या, जैसे नगरों में हवा एवं रोशनीदार मकानों का अभाव, पैखाना, पेशाब घर आदि की कमी। भिक्षावृत्ति, जैसे सड़कों के किनारे मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थलों के पास, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं सार्वजनिक स्थलों पर भिखारियों की भीड़। वेश्यावृत्ति, यौन अपराधों की अधिकता, नैतिक मूल्यों का ह्रास आदि। इसी के साथ बढ़ती जनसंख्या, जैसे यातायात, शिक्षा, प्रशासन एवं सुरक्षा आदि की समस्या। सामाजिक विघटन, जैसे व्यक्तित्ववादिता के कारण सामाजिक नियंत्रण शिथिल है। परिवार, धर्म, ईश्वर, रक्त संबंधी एवं जाति के नियंत्रण के अभाव में समाज विरोधी कार्य अधिक है। गरीब, तलाक हो गया, हड़ताल, तोड़फोड़ आदि आम घटनाओं का बढ़ना। सामाजिक विघटन हो गए। स्वास्थ्य, मनोरंजन का अभाव तथा मानसिक तनाव एवं संघर्ष में वृद्धि। नगरीकरण की प्रमुख विशेषताओं की बात कर लेते हैं। नगरीकरण ग्रामों के नगरों में बदलने की प्रक्रिया का नाम है। नगरीकरण में लोग कृषि व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने लगते हैं। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग गांव छोड़कर नगरों में निवास करने लगते हैं, जिससे नगरों का विकास, प्रसार एवं वृद्धि होती रहती है। नगरीकरण जीवन जीने की एक विधि है जिसका प्रसार नगरों से गांव की ओर होता है। नगरीय जीवन जीने की विधि को नगरीयता या नगरवाद कहते हैं। नगरवाद केवल
नगरों तक सीमित नहीं होता, वन समाज में रहकर भी लोग नगरीय जीवन विधि को अपना सकते हैं। बोगार्ड्स के मतानुसार अत्यधिक वर्ग विषमता नगर का लक्षण है। सोरोकिन और जिमरमैन का कथन है कि ग्रामीण समुदाय एक घड़े में शांत जल के समान और नगरीय समुदाय पतीली में उबलते हुए पानी के समान है। एक का विशिष्ट लक्षण स्थिरता है तो दूसरे का गतिशीलता है। भारतीय नगरीय नीति की बात करेंगे। नगरों के विकास पर विचार करते समय शिकागो नगर को ध्यान में रखते हुए 1925 में पार्क और वर्गेस ने वृत्त प्रतिस्वरूप प्रखंड या सकेंद्र कटिबंध सिद्धांत पर जोर दी। इनके अनुसार नगर बाहरी क्षेत्रों की ओर वृत्त में विकसित होता है। नगर के मध्यवृत्त प्रखंड में व्यापक होटल, थिएटर, बैंक आदि अवस्थित होते हैं। इसके मिले जुले वृत्त में निवास स्थान का क्षेत्र होता है। नगर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे मध्य क्षेत्र के पास का निवास क्षेत्र नगर के बाहरी हिस्सों की ओर ठेल दिया जाता है। यह क्षेत्र धीरे धीरे गंदी बस्तियों में बदल जाता है। इन क्षेत्रों के संपन्न लोग नगर के बाहर वृत्तों में चले जाते हैं और निवास क्षेत्र में प्रायः निर्धन लोग आकर रहने लगते हैं। इसके बाद के वृत्त में प्रायः संपन्न लोगों के घरों का वृत्त क्षेत्र होता है। नगर के सबसे बाहरी इलाके को बड़े उपनगरीय अथवा कम्यूटर्स के वृत्त प्रखंड की संज्ञा दी गई है। रॉबर्ट पार्क, एर्नेस्ट वर्गेस एंड R.D. मैकेंजी ये कहते हैं, वर्ष 1939 में 142 अमेरिकी नगरों के किराए के अध्ययन के बाद होमर होयट ने पाया कि नगर के जिन निवास क्षेत्रों में किराया अधिक होता है वही नगर के केंद्र में क्रमशः बाहर की ओर शहर के सेक्टर होते हैं। इसे ही होमर हाइट ने वृत्तखंड सिद्धांत का नाम दिया है। विविध केंद्र प्रतिरूप का प्रतिपादन चांसी हैरिस और एडवर्ड उल्मान ने 1945 में किया। इनका कथन है कि नगर कुछ विशेषकृत क्षेत्र में विभाजित हो जाता है और कुछ क्रियाएं जैसे खुदरा बिक्री का काम जहां पहुंचने की आसानी हो वहां पर तेजी से विकसित होती है। कुछ क्रियाएं समूह अथवा केंद्रीकृत रूप में होती है जो कुछ स्थान विशेष पर विकसित होती है क्योंकि एक साथ रहने में उन्हें लाभ मिलता है। इस श्रेणी में कार्यालय, वृत्त आदि को रखा जाता है। इस तरह नगर में विविध क्रियाओं के अलग केंद्र जैसे केंद्रीय वाणिज्य क्षेत्र, थोक बिक्री और हल्के उत्पादन के क्षेत्र, भारी उद्योग शैल निवास क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। सिटीज इन इंडिया में धुरई ने लिखा कि नगर रूपी शरीर के शक्तिशाली पैर आवागमन के साधन है। नोट, भारत में नगर आयोजन की विचारधारा को जन्म देने का श्रेय अमेरिकन नगरीय समाजशास्त्री श्री पैट्रिक रिट्स को है। इन्होंने इंदौर के होलकर नरेश से परामर्श कर इंदौर नगर का पुनः निर्माण कराया। ग्रामीण नगरीय स्थाप्य की बात करेंगे। इसका अर्थ है कि ग्रामीण नगरीय अखंडता अर्थात मानवीय जीवन में ग्रामीण नगरीय जीवन प्रणाली की निरंतरता है। इसका अभिप्राय यह है कि ग्रामीण लक्षण पूर्ण रूप से एक सिरे पर पाए जाते हैं और नगरीय लक्षण दूसरे सिरे पर। फिर भी दोनों प्रकार के लक्षण कम या अधिक मात्रा में सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन अवधारणाओं का उल्लेख रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया है। नोट, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर प्रथम श्रेणी के नगर में आते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगर की श्रेणी में आते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में महानगरों की कुल संख्या कितनी है? 53 है। 2011 के जनसंख्या गणना के अनुसार भारत में कुल नगरीय जनसंख्या 31.2% है। नगरों के समाजशास्त्रीय विवेचन में महत्वपूर्ण योगदान गिडियंस जोबर ने पूर्व औद्योगिक नगरों के माध्यम से किया है। नेक्स्ट है
औद्योगिकरण एवं विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी बात कर लेते हैं। ये भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो इसको देख लेते हैं। औद्योगिकरण नाम की प्रक्रिया से तात्पर्य उद्योगों के विकास से है। नवीन उद्योगों की स्थापना और उनका विकास औद्योगिकरण कहलाता है। उद्योगों के तीव्र परिवर्तन मशीनीकरण के कारण संभव हुआ है। औद्योगिकरण की नींव 18वीं सदी में इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में रखी गई, जो धीरे धीरे विश्व के अन्य भागों में फैल गया। ठीक है, औद्योगिकरण वाला जो टॉपिक है आपने की काफ़ी जगह कवर करना है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में भी, इकोनॉमिक पॉलिटी में भी इसको कवर करेंगे आप। ठीक है, और जियोग्राफी में भी ये कवर होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी जगह कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कम रखा है। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों का स्थान बड़े पैमाने के उद्योग ले लेते हैं। उद्योगों में जड़ शक्ति का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन मशीनों की सहायता से होता है। ऐसी स्थिति में उत्पादन विशाल मात्रा में और तीव्र गति से होने लगता है। औद्योगिकरण के दौरान उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पाया जाता है। इसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सामाजिक आर्थिक गतिशीलता उत्पन्न होती है। मार्क्स के मतानुसार उत्पादन प्रणाली बदलने पर सामाजिक आर्थिक ढांचे में भी परिवर्तन होता है। औद्योगिकरण के दौरान आर्थिक विकास के साथ साथ नवीन वर्ग व्यवस्था, मजदूर एवं मालिक का उदय होता है। इससे देश की संपूर्ण आर्थिक संरचना परिवर्तित की जा सकती है। भारत में औद्योगिकरण का प्रारंभ वर्ष 1850 में माना गया है, जब पहली बार भारत में कपड़े की मिल की स्थापना की गई थी। द ग्रोथ ऑफ सिटीज में वेबर ने लिखा है कि फैक्ट्री पद्धति औद्योगिक विकास का चतुर्थ चरण है। इसके प्रमुख सिद्धांत हैं प्रकृति क्षेत्र का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल एरिया, जोरवाद वाग वर्गीस पी हॉट, ये इन्होंने दिया। नगरीय ढांचा किसने दिया? रीमर ने। निद्राशाला कस्बा की बात करेंगे तो ये किसने कहा? ड्यूगाल्स के द्वारा। पड़ोस इकाई सूत्र ये किसने कहा? कैलियरे स्पेरी। ठीक है, प्रमुख अवधारणा ये आपकी नहीं दिया है टॉपिक में, तो इसमें इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके टॉपिक में दिया है सिलेबस में? हाँ, समकालीन मुद्दे, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विकासीय, जाति एवं लिंग संबंधी असमानता, ये दिया गया है आपके सिलेबस में। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ कॉन्टेम्प्रेरी ये दिया है, जिसमें पूरे कवर हो जाते हैं। ठीक है, डैम्स एंड इम्पैक्ट वाला जो ये जियोग्राफी में कवर हो जाएगा आपका ना। तो ये कर लेते हैं। जाति प्रथा ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। यह हिंदुओं के सामाजिक संगठन की प्रमुख विशेषता रही है। भारत में जाति ही व्यक्ति के कार्य, परिस्थिति मतलब स्टेटस, उपलब्ध अवसरों एवं असुविधाओं को तय करती है। अतीत में जाति व्यवस्था ग्रामीण जीवन के लिए कितनी ही उपयोगी संस्था क्यों न रही हो, लेकिन वर्तमान जीवन में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक और राजनीतिक जीवन को तेजी से विघटित कर रही है। प्रजातंत्रात्मक समाज तथा धर्मनिरपेक्षता के युग में जाति में व्यापक असमानता एवं न्यायपूर्ण एवं तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। जाति व्यवस्था में अछूत और निम्न जातियां सबसे निम्न स्तर पर है। उच्च जातियों में सामान्यतः इनका शोषण किया है। निम्न जातियां घृणित व्यवसाय करती रहती है और बदले में उन्हें कम पारिश्रमिक दिया जाता है। जाति व्यवस्था ने ही समाज में छुआछूत की भावना पैदा किया है। उच्च जातियां अपने को निम्न जाति की श्रेष्ठ समझती है और उन्हें उनके विशेषाधिकार प्राप्त है, जबकि निम्न जातियां का उनके अनेक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक निर्योग्यताओं का शिकार होना पड़ा है। जाति व्यवस्था में अनेक सामाजिक समस्याएं जैसे दहेज, विधवा विवाह निषेध, छुआछूत, बाल विवाह, कुलीन विवाह, बेमेल विवाह आदि को जन्म दिया गया। जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक व्यवसाय निश्चित होता है। यदि एक व्यक्ति की उस व्यवसाय के प्रति रुचि नहीं है, फिर भी वह उसे त्याग कर दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकता। प्रत्येक जाति अपने स्वार्थ के लिए दूसरी जाति से संघर्ष करती रहती है। संपूर्ण समाज विभिन्न विखंडों
खंडों तथा उपखंडों में बांटा रहा है तथा इनमें एकता एवं हम की भावना का अभाव रहा है। प्रत्येक समूह राष्ट्र हित के स्थान पर अपने जाति हित को ही महत्व देता रहा है। जाति व्यवस्था प्रजातंत्र विरोधी है। जाति का आधार असमानता है, जबकि प्रजातंत्र स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे की भावना पर आधारित है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण राष्ट्र में एकता का भाव पैदा नहीं हो पाया है। भारत में लिंग संबंधित असमानताएं एक समस्या बनी हुई है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है, जो कि 2001 से 10 अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात की यदि बात की जाए 949 तथा शहरी क्षेत्रों में 929 है। कुल जनसंख्या के संदर्भ में केरल में लिंगानुपात 1084 सर्वाधिक है। केरल की ग्रामीण की बात करेंगे 1078 तथा नगरीय 1091 जनसंख्या का लिंगानुपात सबसे अधिक है। चंडीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम 690 लिंगानुपात रिकॉर्ड किया गया है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में सबसे कम लिंगानुपात दमन एवं द्वीप का कितना है, 551 का है। 7 राज्यों में नामत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 0.6 वर्ष आयु वर्ग की शिशु जनसंख्या 164.5 मिलियन है, जो कि 2011 की तुलना में 0.7 मिलियन अधिक है। जबकि 2001 और 2011 के दशक में शिशु जनसंख्या की वृद्धि दर 0.4% रही है। 2011 में शिशु लिंगानुपात 2001 के 927 से गिरकर 919 पर आ गया है, जो कि 1961 के बाद में न्यूनतम है। ग्रामीण क्षेत्र में गिरावट 11 बिंदु की तथा शहरी क्षेत्र में गिरावट 1 बिंदु की है। जनसंख्या में लिंगानुपात महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका प्रभाव विवाह दर, मृत्यु दर, जन्म दर, प्रव्रजन दर पर भी पड़ता है। लिंग असंतुलन के कारण ही स्त्री बाल हत्या, बालिकाओं की अपेक्षा, बाल विवाह, बच्चे की जन्म पर मृत्यु, स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार और कठिन कार्य से लिंगानुपात लगातार गिरता चला आ रहा है। निस्संदेह ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक ऊंचा है, क्योंकि एकल पुरुष शिक्षा, रोजगार, अन्य कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं। अलग अलग राज्यों में लिंगानुपात में अंतर पाया जाता है। इस लिंगानुपात में अंतर का सामाजिक सांस्कृतिक कारणों में दहेज प्रथा, हिंदुओं में धार्मिक कारण, बालिकाओं की अपेक्षा एवं सामाजिक बंधन प्रमुख है। नृवंशीय एवं धार्मिक विषमताएं की बात विषमसरता भारत नृवंशीय विविधताओं वाला देश है। भारत में प्रजातीय, भाषा, धर्म, जाति और आदि नृवंशीय विविधता के प्रमुख आधार रहे। भारत के ये नृवंशीय समूह एक दूसरे से न केवल शारीरिक एवं जनसांख्यिकीय विशेषताओं की दृष्टि से भिन्न है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विशेषता की दृष्टि से भी भिन्न है। भारत में प्राचीन काल से ही समय समय पर इन नृवंशीय समूहों के बीच हिंसा तथा विरोध की घटना होती रही है, जो आधुनिक समाज के राष्ट्र स्तर के संदर्भ में गंभीर चिंता का विषय है। भारत में अनेक धर्मों से संबंधित लोग निवास करते हैं। इनमें हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन एवं पारसी प्रमुख है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ सर्वाधिक संख्या में हैं। आज धार्मिक विषमताएं के कारण अलगाववादी भावनाएं, सांप्रदायिकता व संकीर्ण हट धर्मितापूर्ण दृष्टिकोण व्याप्त हो चुकी है।
विभिन्न धर्मों के लोग सांप्रदायिक दंगों तथा तनावों के लिए एक दूसरे को दोष देते हैं। निर्वंशीय एवं धार्मिक विस्मृतता के कारण अपवाह, दूसरे समुदायों के प्रति संदेह की भावना अथवा धार्मिक सभाओं के प्रधानों एवं स्थानीय राजनीतिक दलों का नेताओं द्वारा जनसामान्य की धार्मिक भावनाओं को भड़काने आदि किसी भी रूप में पाए जा सकते हैं। पारिवारिक विस्मृतता की बात करेंगे। घरेलू हिंसा की बात है। घरेलू हिंसा का सबसे बर्बर रूप पत्नी को पति द्वारा पीटा जाना है। यह किसी भी स्त्री के लिए शारीरिक आघात करने वाला अनुभव होता है। यदि बेटा की जगह बेटी हुई या फिर परिवार की किसी भी समस्या का दायित्व पत्नी पर मंडकर पीटने की घटना आम बात है। हिंसा चांटे और लात मारने से लेकर हड्डी तोड़ना, यातना देना, मार डालने की कोशिश तथा हत्या तक हो सकती है। शायद ही कोई महिला अपने पति या परिवार के खिलाफ थाने में उत्पीड़न के लिए शिकायत दर्ज करा पाती है। एक अध्ययन के अनुसार 25 वर्ष से कम उम्र की पत्नियां पति से उत्पीड़न का अधिक शिकार होती है। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के अपराध या हिंसा महिलाओं के खिलाफ देखे जाते हैं। जैसे एक आंकड़े के अनुसार प्रत्येक 5 हत्याओं में से एक महिला होती है। व्यक्तिगत दुश्मनी, संपत्ति विवाद, गुप्त प्रेम आदि हत्या के प्रमुख कारण हैं। अधिकांश हत्या की घटना में हत्यारे और उनके शिकार एक ही परिवार के होते हैं। हत्या की कई महिलाओं में से लगभग आधी बच्चों वाली होती है। इसके अलावा युद्ध, दंगे, विद्रोह आदि में शिकार अधिकांशतः महिला ही होती है। भारतीय समाज में विधवाओं के विरुद्ध हिंसा की घटना आम है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के द्वारा भारतीय दंड संहिता में धारा 498A को जोड़ा गया था, जिसके द्वारा महिलाओं को पति या उसके किसी संबंधों द्वारा किए गए किसी भी प्रकार आर्थिक, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की गई। दहेज की बात करेंगे। यह एक ऐसी सामाजिक समस्या है जो पूरे समाज को खोखला करता जा रहा है। दहेज वस्तुतः वह राशि होती है जो वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से मांगी जाती है। आज दहेज रूपी दानव समाज के लिए अभिशाप बन गया है। यद्यपि दहेज निरोध अधिनियम 1961 के द्वारा दहेज देना अपराध घोषित कर दिया है, परंतु व्यावहारिक रूप में दहेज पर पूर्णतः रोक लगा पाना संभव नहीं हुआ है। प्रतिवर्ष लगभग 15,000 से ज्यादा औरतें दहेज के नाम पर सताई जाती है और औसतन 6 से 7,000 औरतें प्रत्येक साल दहेज हत्याओं की शिकार बनती जाती है। कुछ समय पूर्व तक यह उच्च और मध्यम वर्ग तक सीमित था, किंतु अब इसे निम्न वर्गों में भी देखा जाता है। वस्तुतः दहेज आज जैसा पैसा वसूलने वाला धंधा बन गया है। एक अनुमान के अनुसार देश में सालाना 100 अरब रुपए से भी अधिक का लेन देन होता है। आज दहेज की यह कुप्रथा दूसरे समुदायों जैसे मुसलमानों, ईसाइयों तथा जनजातियों से भी व्याप्त हो गई है। अक्सर विवाह के बाद भी दहेज की लगातार मांग के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति हो जाती है। यहाँ तक कि इसके कारण तलाक की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसे विघटित परिवारों में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। इस समस्या का निदान उचित रोजगार, शैक्षणिक जागरूकता, अंतरजातीय विवाह आदि के माध्यम से संभव है, जिसे एक आंदोलन का रूप देना होगा। तलाक अर्थात विवाह विच्छेद पारिवारिक विघटन को बढ़ावा देता है। वे लोग जो अपने वैवाहिक संबंधों को तोड़ते हैं, वो या तो संरचनात्मक दृष्टि से तोड़ते हैं या फिर कार्य प्रणाली की दृष्टि से। तलाक आमतौर पर उच्च सामाजिक और आर्थिक वर्गों की अपेक्षा निम्न जातियों और वर्गों से अधिक प्रचलित है। अधिकतर पति ही अपनी पत्नी का परित्याग करते हैं। विवाह विच्छेद एक दुखद स्थिति है, क्योंकि अस्वीकृत व्यक्ति अपमान, तिरस्कार और पीड़ा अनुभव करता है। परित्याग के सामाजिक दुष्परिणाम अधिक दुखदायी एवं अव्यवहारिक होते हैं। स्त्रियां सामाजिक तथा आर्थिक दोनों दृष्टियों से कष्ट सहन करती है। बच्चों के लालन पालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्त्री या पुरुष किसी भी पक्ष को कानूनी रूप से तलाक लेने की अधिक मान्यता दी गई है। अंतरपीढ़ीय संघर्ष
परंपरागत परिवार में पिता और संतानों के बीच संबंध स्नेह की भावना पर आधारित तो था ही, परंतु बड़े बूढ़ों के प्रति सम्मान और एक डर का भाव बना रहता है। सत्ता और शक्ति वृद्धि पुरुष के साथ में होती है। सभी प्रकार के घरेलू मामलों में उसी का निर्णायक होता है। बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, व्यवसाय तथा जीवन साथी का चुनाव उसी के हाथ में था। किसी भी मामले में बच्चों से सलाह मशविरा जरूर नहीं समझा जाता था। छोटों द्वारा बड़ों की आज्ञा मानना अनिवार्य था। किसी भी बात का जवाब देना बुरा बर्ताव माना जाता था। आज का समाज सुशिक्षित समाज है। नई विचारधारा और नए व्यवसाय चुनाव के अवसरों ने काफी अंतर पैदा कर दिया है। सत्ता का हस्तांतरण अब पितामह से बच्चों के पिता में होता है जा रहा है और ये अपने दुखों से हर मामले में निर्णय लेने के लिए पूर्व सलाह लेते हैं। आज के बच्चे अधिक स्वतंत्र है, वह अपने बड़ों के सामने खुलकर बोलते हैं। आज का युवा पीढ़ी अपनी पसंद का वस्त्र पहनती है, अपनी पसंद का व्यवसाय चुनती है। माता पिता के संबंधों को कुछ वैधानिक उपायों ने भी प्रभावित किया है। आज माता पिता अपने बच्चों को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते, किंतु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत किए मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति का अधिकार अंतरण उसके विशिष्ट उत्तराधिकारी को ही होगा। कपाड़िया का मानना है कि वर्तमान परिवार में युवा लोगों का अधिक अनुपात अपने माता पिता तथा अभिभावकों के साथ भय और प्रतिबंध तथा पाबंदी कम अनुभव करता है। बड़े भी पहले की तरह अपने बच्चों और परंपरागत तरीकों को थोपने का प्रयत्न नहीं करते। इस प्रकार बच्चे अपने बड़ों द्वारा मत और विचारों को थोपा जाना पसंद नहीं करते थे। वे चाहते हैं कि उनकी मंत्रणा ली जाए और उनकी राय को यथा सम्मान दिया जाए। एलिन रॉस का भी कहना है कि अतीत की तरह विवाद के बाद नई पीढ़ियां पुरानी पीढ़ियों के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करती। क्षेत्रीय विषमता का कारण विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली भौगोलिक असमानता है। विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, आदर्श मूल्य आदि पृथक पृथक होते हैं। फलस्वरूप क्षेत्रीय आधार पर पृथकता की भावना जोर पकड़ लेती है। ऐतिहासिक आधार पर लोगों का यह अनुभव करना ही उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के लोगों से पृथक है। क्षेत्रीयता की भावना को प्रोत्साहन देता है। अधिकांश राजनीतिक नेता और राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भी क्षेत्रीयता की भावना का प्रोत्साहन देते हैं। वास्तविकता यह है कि भारत की साधारण जनता किसी भी प्रकार क्षेत्रीयता के झगड़े में रुचि नहीं रखती, किंतु विभिन्न राजनीतिक दल उन्हें गुमराह करके उत्तेजित करते हैं। जैसे नागालैंड में फिजियों के विरोधी नागा दल और पंजाब के अकाली दल के पृथक राज्य बनाने की मांग की, जिसके मूल में राजनीतिक स्वार्थ का ही प्राबल्य था। किसी क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा और अवहेलना दीर्घकाल तक होती रहती है, तो उसके मन में अनेक विकार जैसे पूर्वाग्रह, घृणा, द्वेष आदि प्रवेश कर जाते हैं, जो अवसर पाने पर क्षेत्रीयता के अर्थ में विस्फोट हो जाते हैं। क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा देने में भाषा और सांस्कृतिक असमानता का भी योगदान है। स्लम एरियाज की बात करेंगे, गंदी बस्तियां, ये नहीं दिया गया। पारिस्थितिकी पतन और पर्यावरण प्रदूषण देख लेते हैं। पारिस्थितिकी पतन एवं पर्यावरण प्रदूषण। जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण के प्रभाव से पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिला है। वनों की अंधाधुंध कटाई में पारिस्थितिकी पतन की स्थिति पैदा हो गई है। भारत में वनों का प्रतिशत घटता जा रहा है, जबकि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए कम से कम 33% वन होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश के भू क्षरण के परिणाम स्वरूप नदियों के
पाट उथले हो जाने के बाढ़ का प्रकोप बढ़ता है, बंजर भूमि का विस्तार तथा चारागाहों की कमी हो जाती है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप उद्योगों से निकला कचरा नदियों में बहाने से जल प्रदूषण की समस्या तीव्र होती जा रही है, जिससे बढ़ती आबादी के लिए शुद्ध पेयजल की समस्या उत्पन्न की गई है। इससे जलीय जीव जंतु भी प्रभावित हो जा रहे हैं। विशाल औद्योगिक नगरों में कारखानों तथा वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषित हो रही है। बढ़ते वाहनों के शोर, उनसे निकले विषैले धुओं ने भी पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। पारिस्थितिकी पतन एवं पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अधिकांश देशों में पोषणकारी विकास की नीति को अपनाया गया है। इसके लिए विभाग की आयु में वृद्धि, छोटे परिवारों को प्रोत्साहन, परिवार नियोजन के लिए विभिन्न उपाय है। महिला शिक्षा, प्रचार साधन आदि अपनाए जाने पर बल दिया जा रहा है। वनों के काटने पर रोक लगा दी गई है। पौधे रोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतर्जातीय सहयोग आदि के उपायों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। भारत में इसके लिए विशेष पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य समस्याएं, आज बढ़ती आबादी के दबाव के कारण बढ़ती आबादी के दबाव, नगरीकरण, औद्योगिकरण तथा पर्यावरण प्रदूषण आदि के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आवास की दुर्व्यवस्था होने पर गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने से कई प्रकार की बीमारियां फैलती है, जिससे शरीर कमजोर हो जाता है। मुंबई के पास बनी हुई चालें, अहमदाबाद की भूमि के नीचे बने हुए मकानों की कतारें, कानपुर, लखनऊ तथा हावड़ा खानों के गंदे खाबरे तथा मद्रास के औद्योगिक कस्बों के गंदे छप्पर सभी तपेदिक और दूसरे स्वास्थ्य रोगों के घर बन गए हैं। गंदी बस्तियों में मृत्यु दर अन्य स्थानों की बजाय अधिक है। इस प्रकार मकानों की भीड़-भाड़, वायु प्रदूषण, मिल फैक्ट्री का धुआं, स्थान की कमी, बंद मकान, रोशनी एवं छत, स्वस्थ हवा का अभाव, गड़गड़ाहट एवं बहरा कर देने वाला शोरगुल, खटमल, मच्छर आदि की अधिकता, छूत के रोग, बदबूदार एवं सीलन भरे कमरे आदि सभी मिलकर स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। इसके अतिरिक्त अपच, भूख न लगना, मानसिक अस्वास्थ्य, अनिद्रता तथा चिंता आदि से अधिकांश लोग परेशान रहते हैं। तो ये हो गया आपका पारिस्थितिकी और पर्यावरण। ठीक है, तो ये आत्महत्या ये नहीं दिया गया है आप में। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसमें वन लाइनर भी कवर कर लेते हैं और साथ में इसके MCQ भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए। वैश्वीकरण के दृष्टिगत भारतीय अर्थव्यवस्था ने आर्थिक नव उदारतावाद के लिए दरवाजा खोल दिया है। हमारे देश में बाल श्रम वास्तव में प्रचलित है कुटीर उद्योगों में। जिस प्रक्रिया में वैश्वीकरण तथा स्थानीयकरण के सभी रूपों के लिए अनुकूल स्थिति भी सृजित करता है, तो उसे जाना जाता है भूमंडलीयकरण एवं वैश्वीकरण नाम से। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आपको बता दूं, पेपर कहीं से भी बनाया जा सकता है, क्योंकि सिलेबस में अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें हर चीज़ को कवर किया गया है। ठीक है, जैसे कि अगर आप जियोग्राफी को देखेंगे तो पूरी कंप्लीट ही जियोग्राफी समझ लीजिए। इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो मैक्सिमम इकोनॉमिक्स को कवर किया गया है। ठीक है, सोशोलॉजी को देखेंगे तो आपके पास 43 के आसपास, 45 के आसपास टॉपिक है, तो मैक्सिमम सोशोलॉजी कवर की गई है। पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी में मैक्सिमम कवर किया गया है। ठीक है, अगर मान लो पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन बनता है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिलेबस से क्वेश्चन है, क्योंकि सिलेबस इतना वाइड दिया गया है कि आप इसमें से एग्जामिनर कहीं से भी पेपर बना सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि एक मैं आपको एग्जाम्पल दे लेता हूँ, जैसे कि पर्यावरण की बात की गई है, तो मतलब पर्यावरण वाला टॉपिक दिया गया है तो ये आपका इकोनॉमिक्स में भी रिलेट करेगा, वहाँ पर आंकड़े बनते हैं, जियोग्राफी में भी रिलेट कर जाएगा और पॉलिटी में भी, और आपका और कौन सा होता है, हिस्ट्री में भी। ठीक है, जैसे कि इन्वायरमेंट, इतिहास, जैसे कुछ भी जोड़ देंगे, लिंक कर देंगे, तो मतलब हर टॉपिक लिंक है कहीं ना कहीं, तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से पेपर नहीं है। ठीक है,
ठीक है। एक सिलेबस से यदि बात की जाए, वाइड सिलेबस है तो कई बार पेपर भी बाउंस बना सकते हैं, टफ बना दिया, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा मतलब उस लेवल से अप्रोच लेके चलना है, न तो ज़्यादा डिफिकल्ट पढ़ना है, न ज़्यादा मतलब मॉडरेट तैयारी करनी है, इजी भी पढ़ना है, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी कवर करना है हमने, और थोड़ा डीपली भी, अगर सपोज कीजिए थोड़ा डीपली पूछ लिया तो उस तरह से भी हमें प्रिपेयर रहना है। तो ये मुझे एक बात बतानी थी आपको। तो ये इस तरह से आपने एक लेवल बना के चलना है। जैसे कि आप देख रहे होगे कि कई बार मैं टॉपिक से संबंधित भी क्वेश्चन कवर करवा देता हूँ, तो आपने ये नहीं डरना है कि ये नहीं करना है, नहीं सॉल्व कोशिश करना है उनको भी करने की। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड मतलब उस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा कि इस तरह से भी बन सकता है क्वेश्चन पेपर, जैसे कि मॉक टेस्ट में भी हम कवर करते रहते हैं ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वैश्विक बाजारीकरण वैश्वीकरण का मुख्य संचालक है, यह प्रतिपादित किया है किसने? ओहेम ने। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के चरणों को 5 चरणों तथा परंपरागत समाज उड़ान भरने टेक ऑफ के लिए पूर्व शर्तें उड़ान भरना टेक ऑफ परिपक्वता में वर्गीकृत करता है। तो ये वॉलेट रोस्टेव ने कहा ये, है ना। देखो आपको कोई चीज़ इसमें अलग सी मिलेगी तो आपने उससे घबराना नहीं है, ठीक है। आर्थिक विकास का निर्भरता आर्थिक विकास का निर्भरता सिद्धांत का लैटिन अमेरिका में पहली बार प्रतिपादन किया है, तो 1950 में किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति के दौरान ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिकरण बहुत हुआ, तो सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग के माध्यम से। औद्योगिक लोकतंत्र का प्रकार नहीं है, तो स्वायत्त कार्य समूह वह घटक जो क्षेत्रीय असमानताओं के लिए उत्तरदायी हो, यह आर्थिक विकास। सही सुमेलन करना है इसमें से। इक्विटी विकास के लाभों का उचित विवरण, गरीबी विरोधी आय जनित कार्यक्रम है। दक्षता उत्पादन के सभी कारकों का दक्षतापूर्ण प्रयोग। सशक्तता अधिकार आधारित अधिगम। वैश्वीकरण का सूचक नहीं है। रक्षा प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रभाव, ये नहीं है। नेक्स्ट है, तीसरी दुनिया के देशों को कार्यों के पर्याप्त पुनः स्थापन का वर्णन करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर NIDL का प्रयोग किया गया है। तो यह किसने किया है? F प्रोवेल ने किया है। मानव समाजों का कृषि से उद्योग और पक्ष उद्योगों में स्थानांतरण मुख्य रूप से डैश के द्वारा कारण हुआ है। तो प्रौद्योगिकी नवीनताएं एवं उत्पादक के लिए ज्ञान का प्रयोग। आज के विश्व में वैश्वीकरण की परिघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में किया गया है। जॉर्ज रिजर्ट ने ये कहा। वैश्वीकरण के तत्वावधान में भारतीय अर्थव्यवस्था ने आर्थिक नव उदारवाद के बारे में विचार करना शुरू किया है। सेवाओं में व्यापक व्यापार पर सामान्य समझौता बताता है। शिक्षा में सीमा पार व्यापार। आर्थिक परिप्रेक्ष्य जो मानता है कि व्यवसाय पर सरकारी प्रतिबंधों को कम करके पर्याप्त स्वतंत्र बाजार शक्तियां ही आर्थिक समृद्धि का एकमात्र मार्ग प्रदान करती है। यह कथन स्पष्ट करता है नव उदारीकरण अवधारणा को। भारत ने विदेशी शासन में प्राप्ति की बाद से आर्थिक विकास का मिश्रित मॉडल अपनाया, परंतु इसे LPG नीति को अपनाने के लिए बाध्य किया गया है। भारत में LPG नीति को आर्थिक विकास के मॉडल के रूप में अपनाया गया है वर्ष 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1950 के दौरान सरकार श्रम संघों और भारत में नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों से निर्मित स्टडी ग्रुप के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता के अनुभव का अध्ययन करने के लिए दौर किया गया। तो UK, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी, यूगोस्लाविया ने। भारत में प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता का डैश मॉडल कार्य कर रहा है। तो संयुक्त परामर्श अहमदाबाद में बना एक सहयोगी संगठन जो पूरे भारत में लागू है, वो है सेवा, ठीक है। भारत में बढ़ते तलाक के कारण है महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त शब्द WW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में
18 अगस्त 1951 को डैश द्वारा उद्घाटन किया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सतत विकास पर आयोजित औपचारिक राजकीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कालानुक्रम वर्णन होगा। स्टॉकहोम सम्मेलन, वैश्विक 2000 आयोग, विश्व संरक्षण कूटनीति, विश्व पर्यावरण आयोग। हाल के दशकों में विश्व परिदृश्य में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत के द्वारा योगदान लगातार बढ़ रहा है। तो ये लगातार बढ़ रहा है, जिस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी द्वारा आंकड़ों का संचयन करने, साझा करने और विश्लेषण करने की लागत को कम किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिजिटलीकरण। तकनीकी से हमेशा बेहतर होता है विज्ञान। भारत में नवप्रवर्तन के दशक के रूप में घोषित किया गया है 2010-2020 के दशक को। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन नीति 2013 के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों के संदर्भ में भारत का स्थान है 9वां। नैनो और शीतल पदार्थ विज्ञान के केंद्र में स्थित है बेंगलुरु। इंस्पायर का क्या अर्थ है? प्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज के क्षेत्र में नई पद्धति। एथनो चिकित्सक अनुसंधान के लिए उत्तर पूर्वी केंद्र स्थापित की गई है मणिपुर में। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KBPY चलाई जाती है राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2015 में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के लिए एक मानदंड नहीं है लिंग समानता। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान था कोलकाता, बरहामपुर, पुणे एवं मोहाली में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस को एक मजाक कहने पर 2016 की खबरों में थे वेंकटरमन रामकृष्णन। पर्यावरण संरक्षण हेतु मैग्सेसे सम्मान द्वारा विभूषित किया गया है राजेंद्र सिंह को। पारिस्थितिकी निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है औद्योगिकरण, वनों की कटाई एवं खुदाई एवं खनन। साइबरनेटिक्स का सिद्धांत संबंधित है प्रतिपुष्टि से। प्रणाली मूल्यांकन के द्वारा सार्थक नहीं है कीमत विभिन्न तकनीकी उपकरणों और संसाधन के रूप में जिससे सूचना का संप्रेषण, सृजन, प्रायः संग्रहण और प्रबंधन किया जा सके को परिभाषित करता है ICT से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, द मैथोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर इवोल्यूशन 1955 में सांस्कृतिक परिस्थितिक शब्द गढ़ा है J.H. स्टडी वर्ड। भारत में सामाजिकी वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार किया है 1976 में। वह सर जो पेंशन भोगियों के स्वर्ग से भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में परिवर्तित है तो वह बेंगलुरु। एक सूचना प्रौद्योगिकी के उन सभी रूपों को जिनमें संचार सम्मिलित होता है वह वर्णन करती है इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी। अपिको आंदोलन प्रारंभ हुआ था कर्नाटक में। स्वयं को कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए आपको चालू करना चाहिए फायरवॉल। दैनिक जीवन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वृद्धि होने का परिणाम है डिजिटल विभाजन। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय था प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। अब आपने 2025 वाला देख के जाना है। नेक्स्ट है सोपानिक प्रवास की संकल्पना दी है रेवेनस्टीन द्वारा। भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति निरूपित की गई है 2003 में। 7वां सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य कहा गया है साधारणीय विकास को। सेव प्लेनेट अर्थ का नारा पहली बार दिया है रियो पृथ्वी सम्मेलन में। प्रौद्योगिकी विकास और भौगोलिक तथा सामाजिक पृथक्करण की सीमा जनजातीय समुदाय को एक दूसरे से अलग करने के लिए प्रयुक्त किए गए मानदंड है। यह कथन किसका है? N.K. बोस का है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति जिसके अंतर्गत विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रणाली की शुरुआत की है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2013। शिकागो स्कूलों में विश्व मान्यता की समस्या के समाधान का अध्ययन किया गया है पारिस्थितिकी
दृष्टिकोण से भारत में अधिकतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया है। औद्योगिक विकास ने चरण अप्रवास की अवधारणा प्रारंभ की गई है। रेवन स्ट्रीट ने डैश प्रकार की विकासात्मक परियोजनाओं में न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया गया है। वन्य जीव अभ्यारण्य और उद्यान। भारत में औद्योगिकरण ने प्रमुख नदियों को प्रदूषित किया है, जिसके कारण किसके कारण जल जनित रोगों में वृद्धि, जलीय जीवन पर हानिकारक प्रभाव, पारिस्थितिकी का असंतुलन। पर्यावरणीय संसाधनों की क्षीणता में योगदान देते हैं वन कटाई और खनिजों का अत्यधिक खनन। संक्रामक रोग समझते हैं स्वाइन फ्लू को। वह संस्था जो महिलाओं के व्यक्तित्व को शरीर और वस्तु तक ही सीमित करके महिलाओं के खिलाफ अहिंसा को बढ़ावा देने की सांस्कृतिक प्रभुत्व को प्रबलित करती है, वो जनसंचार। संक्रामक रोग जिसका भारत में अभी पूर्णतः उन्मूलन होना शेष है, वो है क्षय रोग। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नक्सलीय संघर्षों में योगदान देता है पड़ोसी देशों के अप्रवास, विकास की कमी तथा असुरक्षा की भावना। सही सम्मिलित कीजिए। महिला परिप्रेक्ष्य, लैंगिक मुद्दे, सांस्कृतिक लिंग भेद, उदारवादी लैंगिक समानता, अतिवादी लैंगिक दमन, समाजवादी संरचनावाद दमन। इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार है स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से संबंधित है। भोजन पकाना, घर की सफाई और स्वेटर बुनाई। नारीवाद की अवधारणा और उद्देश्य दिए गए। उदार नारीवाद, वर्तमान संरचना में परिवर्तन किए बिना वर्तमान प्रथाओं में सुधार लाना। सामाजिक नारीवाद, दमन की बहु व्यवस्था प्रणाली जैसे जाति प्रथा एवं लिंग को संबोधित करना। उग्र नारीवाद, समाज की समग्र पुनर्व्यवस्था के लिए आह्वान। उत्तर आधुनिक नारीवाद, वर्तमान संरचना में परिवर्तन किए बिना वर्तमान प्रथाओं में सुधार लाना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला कार्य सहभागिता की दर है 25.4। मानव विकास के प्रमुख पहलू है जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, रहन सहन की दशा। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अतिशय गरीबी का माप है, वह है $1.9। वह कारक जिसके परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकीय खिड़की नहीं खुलती है। श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश। पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया है करुणा चानना ने। डैश वर्ष तक धारणीय विकास लक्ष्य प्रस्तुत किए जाने हैं, वो है 2030 तक। गुणात्मक चर है लिंग और धार्मिक आस्था। विकास के पराश्रित सिद्धांत का अंग नहीं है स्मार्ट सिटी। मानव विकास सूचकांक का विकास किया गया है डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा। सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य दिया है किसने? नहीं है तो है गरीबी के लिए आवास। विकासशील देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन भूमंडलीय पूंजीवाद व्यवस्था के आंतरिक अंतर्विरोध की अभिव्यक्ति है। मत किसका है? बोटमोर का है। भारतीय समाज का अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है, यह तर्क किसका है? के सरन ने दिया है। भारत की एकता इसके इतिहास में अधिकांश समय सामाजिक और राजनीतिक एकता होने की बजाय संस्कृति ही रही है। कथन किसका है? M.N. श्रीनिवास का। आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, यह कहा है दुर्खिम ने। वह विद्वान जिसने लिखा है कि अच्छा क्या है यह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है। कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। कोर्नेजो ने कहा है यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यताओं की सामाजिक निर्योग्यताएं समाप्त हो गई है। यह कथन है K.M. पाणिकर का। आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा कहा है गुन्नार मेडल ने।
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्यों का पालन न करना ही भ्रष्टाचार। यह परिभाषित किया है इलियट और मेरिल ने। वैश्वीकरण, बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है। यह कथन किसका है? मेघनाद देसाई का। जेंडर सामाजिक रूप से रचित है जबकि सेक्स जैविक रूप से पदत है। यह कथन किसका है? नारीवाद की दूसरी लहर का। मातृतंत्र की समाप्ति महिला जाति की वैश्विक ऐतिहासिक पराजय थी। यह कथन किसका है? फ्रेडरिक एंजेल्स का। वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों सम्मिलित है। यह कहा किसने? रॉबर्टसन। कोलोनाइजेशन और हाउस वाइफजेशन के दोहरी प्रक्रिया के माध्यम से अर्थव्यवस्था विकसित हुई है। इससे हाउस वाइफ को आर्थिक रूप से वंचित वर्ग बना दिया। यह राय किसने दी? ये मेरिया माइन्स की है। सभी प्रतिमान को समाविष्ट मानते हुए जो कि मानव जीवन से किसी भी प्रकार से जुड़े होते हैं वह बिल ओ दी वित्स का अनुकरण करता है। यह कथन किसका है? जी सेमेल का है। सजातीयता और सजातीय समूहीकरण मूल कारक होते हैं इस अर्थ में कि वे मानव अस्तित्व की अवस्था में ही निहित होते हैं। यह कथन है किलफोर्ड गिड्स का। भारत औद्योगिक क्रांति में चूक गया परंतु ज्ञान क्रांति में चूक जाने का भार वहन नहीं कर सकता। यह सुझाव किसका है? भारतीय ज्ञान आयोग का। यदि विकास सामाजिक लिंग संवेदनशील नहीं हुआ तो खतरे में पड़ जाएगा। इस पर बल दिया है किसने? यूएनडीपी ने। भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व सामान्य समाज के साथ ही एक हो रहे हैं। यह कथन किसका है? डी कोसाम्बी का। चिंतन का एक तरीका जो सत्य को सार्वभौमिक तर्क वाक्यों पर लागू करता है उसको कहा जाता है लोक केंद्रित। जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होगी। यह कथन किसका है? दुर्खिम का है। सजातीय समरूपता और सजातीयता के बोध के बिना इकट्ठा होने की पारस्परिक पहचान नहीं हो सकती, इसलिए कोई समाज नहीं हो सकता। यह विचार किसका है? मिकाई वर्ग। वह नारीवादी विद्वान जिसने यह वक्तव्य दिया है कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। सिमोन डी बुवार। यह पुस्तक जिसमें प्रकाशन के बाद जेंडर विमर्श प्रारंभ हुआ। सेकंड सेक्स 1957। अब इसमें एमसीक्यू आ जाते हैं, इनको देख लेते हैं। एमसीक्यू सबसे पहला है जनसंख्या में लिंगानुपात महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर? ये पड़ता है उपयुक्त सभी विवाह दर पर, मृत्यु जन्म दर पर, प्रव्रजन दर पर। भारत में नृवंशीय विविधता का प्रमुख आधार है तो ये है प्रजाति भी है, जाति भी है, भाषा धर्म भी है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। दहेज एक सामाजिक अभिशाप है, इसे नियंत्रण किया जा सकता है तो ये उपरोक्त सभी। उचित रोजगार द्वारा, अंतर्जातीय विवाह द्वारा, सेक्सी जागरूकता द्वारा। दहेज निरोध अधिनियम कब बना? तो ये बना 1961 में। अंतरपीढ़ियां संघर्ष का मूल कारण है तो ये है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें उपरोक्त सभी। नई पीढ़ियों का पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, नई पीढ़ियों पर अभिभावकों का प्रभाव कम होना, नई पीढ़ियों द्वारा पुरानी पीढ़ी के प्रभुत्व को स्वीकार न करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्षेत्रीय विषमता का कौन सा कारण है? तो ये है आपका 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और बी। भौगोलिक असमानता, सांस्कृतिक विभिन्नता। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन डी से है उपरोक्त सभी। गंदी बस्ती में बुराई, अपराध, नशाखोरी, वैश्यवृत्ति आदि का बोलाबाला रहता है। गंदी बस्तियां प्रायः रेलवे लाइनों के किनारे, तालाब, नालों आदि जगहों पर पनप जाती है। गंदी बस्तियों में शौचालय, पानी, बिजली, हवा, रोशनी आदि की कमी होती है तो उपरोक्त
सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में विस्थापन का शाब्दिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो किसके ऊपर पड़ा है? ये पड़ा है ऑप्शन ए, जनजातियों पर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें क्या बनेगा आपका, देखते हैं। इसमें बन जाएगा आपका, देखो मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई है आपकी चाल, गंदी बस्ती। उसके बाद कानपुर बन जाएगा आपका अहात, गंदी बस्ती। कोलकाता में बन जाएगी आपकी कोलकाता में बन जाएगी आपकी बस्ती, है ना। चेन्नई में बन जाएगी आपकी चेरी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी पतन एवं पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का प्रभावी उपाय है। तो इसमें से उपरोक्त सभी 10 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता, वन कटाव पर रोक, पौधारोपण को बढ़ावा देना। सती प्रथा, सती होना किस प्रकार की आत्महत्या है? तो ये है आपका परार्थवादी। किसका कथन है कि प्रत्येक सभ्यता परंपराओं से निर्मित होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडफील्ड। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? इसमें से असत्य बताना है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। राष्ट्र निर्माण करने वाले सदस्यों में से राष्ट्र होने की अनिच्छा होनी ही। स्वतंत्र भारत के योजनाबद्ध विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा सरकार विभाजन एवं प्रौद्योगिकी नीति कब पारित की गई? तो ये की गई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 मई 1958। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, तो ये है आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा 943। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी, केरल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। विशेषता दी गई, विचलन की प्रकृति दी गई है। तो इसमें बन जाएगा आपका विचलन मानदंडों का अतिक्रमण, धार्मिक उन्माद, धार्मिक उन्माद में बन जाएगा आपका सांप्रदायिकता, अवयस्कों द्वारा अपराध, ये बाल अपराध बन जाएगा, नशे का आदतन प्रयोग, नशाखोरी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बन जाएगा 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विचलन, विचलन क्या किया मैंने? मानदंडों के अतिक्रमण, है ना। विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? तो ये क्या है? ऑप्शन ए, एडविन लेमर्ट। निम्न में से कौन पारिवारिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, भ्रष्टाचार। नेक्स्ट है कोई भी समाज विचलन से पूर्णता रूप से मुक्त नहीं हो सकता। विचलन तथा अनुरूपता समाज में अविरल प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। भारत में राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन तत्व बाधक रहा है? तो ये रहा है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जातिवाद। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया 22 का ऑप्शन डी, 2005। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी से रहेगा, वर्ग। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं का तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए? तो ये किए गए ऑप्शन ए 1955 में। दहेज निषेध संशोधन अधिनियम निम्न में से कौन से वर्ष में पारित किया गया? तो ये किया गया 25 का ऑप्शन सी से हो जाएगा, 1984। किसका कथन है कि जिन समाज में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय का एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या कर दी की दरें अधिक होती है? 26 में बन जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दुर्खिम। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, जी एस घुरे, टी के उमेन, ए आर देसाई।
शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ये है ऑप्शन वैश्वीकरण। अभिकथन और कारण दिया गया है। स्वजन पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में अत्यधिक व्यापक है। यह सब लोकतंत्र तथा नौकरशाही की ही वजह से है। तो यह 29 का ऑप्शन है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। परंपरा दो प्ररूपों लघु परंपरा तथा दीर्घ परंपरा का उल्लेख किसने किया है? तो ये किया है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, रेडफील्ड। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। तो ये हमने देख लिए 100 इसके वन लाइनर देख लिए हमने और 30 MCQ देख लिए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है इन्वायरमेंट वाला। ठीक है, तो बाकी यही था आज के सेशन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।